नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम फिट चुस्त दुरुस्त होंगे। तो भाई अपनी फैमिली का तो ख्याल रखिए ही, साथ में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। तो गाइस हाजिर हूं आपके सामने लेकर 75 दिन चैलेंज की क्लास 13, जिसमें हमने चैलेंज ले रखा है कि आने वाले 75 दिनों के अंदर हम एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी और दिल्ली पुलिस के जीके जीएस को डिटेल के साथ कवर कर लेंगे। इनमें से किसी भी एग्जाम में जीके जीएस का क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। इस बार जीके जीएस के अंदर आप हाईएस्ट स्कोर करके आओगे अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। 75 दिन की चैलेंज की ये क्लास आपको रोज रात 9 बजे मिलती है। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराता हूं, आज भी प्रोवाइड करा के जाऊंगा। मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि भाई इस बार तो नौकरी पक्की है, क्योंकि जीके जीएस आपके रास्ते का रोड़ा बनता है और इसको मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन दोनों डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए संपूर्ण भारत के इतिहास के मल्टीकलर मोस्ट सिलेक्टेड हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्म में मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके आप तैयारी कर सकते हैं। ये भारत के पहले मल्टीकलर हैंड रिटन नोट्स हैं, जहां पर थ्योरी के साथ साथ आपको सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके फुल्ली सोल्ड इजी एक्सप्लेनेशन के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलते हैं। ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनके बाद आपको हिस्ट्री अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई आज की क्लास का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 के पेपर में पूछा जा चुका है। भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में खालिस्तान के महानतम भारतीय गायकों में से एक थे। ये तो आपको पता चल गया, जो भीमसेन जोशी थे ये हिंदू शास्त्रीय परंपरा के एक भारतीय गायक थे, मतलब ये एक संगीतकार थे, ठीक है, सिंगर थे ये। तो भाई किस राज्य से बिलोंग करते थे या फिर किस घराने से बिलोंग करते थे? तो सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य का घराना था किराना घराना, किराना घराना, वहां से ये बिलोंग करते थे। क्लियर है। अगर हम बात करें कौन से फॉर्मेट की सिंगिंग करते थे, ख्याल, ये एक सिंगिंग फॉर्मेट है, ठीक है। इस फॉर्मेट में ये हमेशा गाते थे, ठीक है। नाम है इनका भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न। भारत का जो सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है ना, नागरिक सम्मान, वो इनको मिल चुका है। भारत रत्न से इनको सम्मानित किया जा चुका है 2009 में, ठीक है। क्योंकि कला और संस्कृति का क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, संगीत को ये बहुत आगे लेकर जा चुके हैं, ठीक है। और ये भारत के पहले ऐसे गायक थे या फिर पहले ऐसे इंसान थे जिनके कॉन्सर्ट के होर्डिंग एडवर्टीजमेंट न्यूयॉर्क तक लगे थे, अमेरिका में भी लगे थे। इनको पद्मश्री से भी 1972 में सम्मानित किया जा चुका है। पद्म भूषण से 1985 में सम्मानित किया जा चुका है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से 1998 में सम्मानित किया जा चुके हैं। पद्म भूषण से 1999 में सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र भूषण से 2002 में और साथ ही कर्नाटक रत्न से 2005 में इनको सम्मानित किया जा चुका है। अब आप इनकी पॉपुलैरिटी के बारे में जान ही गए होंगे, क्योंकि लगभग जितने भी सम्मान है उनसे इनको सम्मानित किया जा चुका है। नोट करिए, नाम भीमसेन जोशी है, जो कि कर्नाटक के एक बहुत बड़े संगीतकार थे। समझ गए। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि पंडित भीमसेन जोशी भारत की किस कला से संबंधित है। वहां पर नृत्य दे देंगे, ठीक है, किसी वाद्य यंत्र का नाम दे देंगे, हारमोनियम या फिर तबला, संगीत दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछा जा सकता है। तो ये भारत के एक बहुत बड़े संगीतकार थे, सिंगर थे, शास्त्रीय संगीतकार। अगला सवाल है 2023 एसएससी सीएचएसएल में पूछा जा चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? अभी तक तो जनगणना हुई नहीं, लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी। नेक्स्ट जनगणना जो होगी 2026 में होगी। तो जितने भी सवाल पूछे जाते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछे जाते हैं। तो भाई किस राज्य की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट सबसे अधिक था 2011 की जनगणना के अनुसार? डेफिनेशन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर 93.91% थी, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक थी। मतलब केरल राज्य की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक थी, 93.91। एग्जाम में केंद्र शासित प्रदेश भी पूछा जा सकता है। तो भाई 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप 92.28% की साक्षर दर के साथ भारत के सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश में है। राज्य का अगर पूछे तो केरल है। अगर सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला
केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो भाई लक्षद्वीप है। 2011 की जनगणना के अनुसार दादर और नगर हवेली की साक्षरता दर 77.7% थी। यह केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है। सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर और नगर हवेली। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार राज्य है, 63.82%। भारत की अगर साक्षरता दर पूछ ले, किसकी? भारत की, तो भाई 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 74.04% थी भारत की। ठीक है, 2026 में जनगणना होगी तब नया डेटा हमारे पास निकल के आएगा। तो एक ही क्वेश्चन में से यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। सारी की सारी चीजें नोट करिए। जरूरी नहीं है कि एज इट इज क्वेश्चन यही पूछ ले, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की भी पूछी जा सकती है। इसमें अधिक साक्षरता दर पूछी गई तो यहाँ पर कम भी पूछी जा सकती है। तो मैंने सारी कंसिक्वेंसेस आपकी कवर करा दी है। ठीक है, नोट करते हुए चला करें, ज्यादा बेनिफिट आपको हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा जा चुका है। हालांकि एसएससी सीजीएल लेवल का ये सवाल है। क्या कह रहे हैं सवाल? भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता खालिस्तान से उधार ली गई है। इस संविधान शब्द को यहां पर लेकर आ जाइएगा। ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो रहा है, मतलब मिस टाइप हो रहा है। ठीक है, तो आप सभी को बताएं, जब भारत के वरिष्ठ नेताओं ने भारत का संविधान बनाया था तो उन्होंने अलग अलग देशों के संविधान को एनालाइज किया था। ठीक है, उन देशों के संविधान में जो कुछ अच्छी चीजें थी उन चीजों को अपने संविधान में डाल दिया, उन चीजों को अडेप्ट कर लिया। समझ गए? तो अब उनमें से एक चीज थी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनको किसी दूसरे देश के संविधान से भारत के संविधान में डाला गया है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया कि कौन से देश के संविधान से इस चीज को लिया गया है भारत के संविधान में। सबसे पहला सवाल तो यही है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या। देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसे सिद्धांत है, ऐसे तत्व है, कुछ ऐसे नियम है जो कि राज्य सरकार को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। ठीक है, यानी कि एक राज्य अच्छा राज्य कैसे बनेगा, एक विकसित राज्य कैसे बनेगा, उस राज्य के नागरिक कैसे खुश रहेंगे, उनको सारी सुविधा कैसे मिलेगी। यानी कि राज्य सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि भाई सभी नागरिकों को राज्य में समान अधिकार हो, समान अवसर प्रदान किए जाएं सभी को, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो या फिर स्वास्थ्य का मामला हो या फिर दोस्तों नौकरी का मामला हो। ठीक है, धर्म जाति इसको लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना प्रॉपर की जाए ताकि चीजें अच्छी चल सके, आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो उस राज्य की। ठीक है, तो ये कुछ तत्व हैं। ठीक है, तो ये एक दिशा देता है, एक डायरेक्शन देता है सरकार को एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। समझ गए? अब एक और चीज है इससे रिलेटेड। अब एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर सिद्धांत भारत के कौन से अनुच्छेद में आते हैं। तो भाई ये आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में हमें प्रावधान मिलता है। और ये कौन से पार्ट में आते हैं? संविधान के भाग 4 में ये आते हैं। समझ गए? अब बढ़ते सवाल की तरफ कि भाई नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन 20 का सही है, इसको सही कर लीजिएगा। आइसलैंड यहाँ पर लिखा हुआ है, आयरिश लिखा हुआ है, इसको कर लीजिएगा आयरलैंड। ठीक है, क्या? आयरलैंड। तो भाई अगर सवाल पूछ ले कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से देश से लिए गए हैं तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। समझ गए? और ये मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है कि ये होते क्या हैं। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2023 के पेपर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है। राजा हर्षवर्धन के बारे में आपको पता होगा, वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, आखिरी सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट था, जिसका कार्यकाल 606 ईस्वी से शुरू होकर 647 ईस्वी तक चलता है। पुलकेशिन द्वितीय के साथ इसका एक नर्मदा का युद्ध हुआ था जो कि 618 और 619 ईस्वी के बीच में हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय ने इसे हरा दिया था मध्य प्रदेश के अंदर। अब इसने 3-4 किताबें और कुछ नाटक लिखे हैं, जैसे कि हर्षवर्धन के द्वारा ही नागानंद लिखा गया है, हर्षवर्धन के द्वारा ही रत्नावली लिखी गई है, हर्षवर्धन के द्वारा ही प्रियदर्शनिका लिखी गई है। ठीक है, ये कुछ नाटक हैं या फिर किताबें हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हर्षवर्धन ने जो नहीं लिखी है वो है अमुक्तमाल्यादा। ठीक है, ये हर्षवर्धन ने नहीं लिखी है।
अमुक्ता माल्यद 16वीं शताब्दी की शुरुआत में विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय द्वारा रचित एक तेलुगु महाकाव्य है। तेलुगु साम्राज्य था जो कि कर्नाटक राज्य का था, कर्नाटक राज्य का विजयनगर साम्राज्य था। इसका एक प्रसिद्ध शासक था जिसका नाम था कृष्णदेवराय। इसी ने ही अमुक्तमाल्यद लिखी थी एक पुस्तक, समझ गए। और हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद रत्नावली प्रियदर्शनी का लिखी गई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? मुगल साम्राज्य का पहला नियोजित शहर कौन सा था? इस शहर का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। इसका नाम था फतेहपुर सीकरी। 1569। कब? 1569 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फतेहपुर सीकरी। अगर अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाए, अकबर का जो कार्यकाल रहा था 1556 से लेकर 1505 के बीच में रहा था। चेचिस एक बीमारी चलती थी, चेचिस, इस बीमारी के चलते अकबर की मृत्यु हुई थी। फतेहपुर सीकरी को मुगल बादशाह अकबर ने 1569 में बनवाया था और 1571 से 1585 तक इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो फतेहपुर सीकरी मुगलों की राजधानी कब से कब तक रही? 1571 से 1585 तक मुगलों की राजधानी रही फतेहपुर सीकरी। यह शहर शानदार प्रशासनिक, आवासीय और धार्मिक इमारतों के लिए जाना जाता है, जिसमें महल, सार्वजनिक भवन, मस्जिदें और दरबार शामिल है। हालांकि पानी की कमी के कारण अकबर को 20 साल बाद शहर छोड़ना पड़ा और राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, तो भाई ये एक सवाल महत्वपूर्ण बन जाता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी क्यों छोड़ दिया था। ठीक है, 1585 में, क्योंकि पानी की कमी की वजह से शहर छोड़ना पड़ा था। और फिर फतेहपुर सीकरी के बाद मुगलों की राजधानी क्या बनी थी? लाहौर बनी थी। ठीक है, लाहौर, समझ गए। तो पहला जो नियोजित शहर था इनका वो फतेहपुर सीकरी था, जो कि आगरा के पास पड़ता है। खालिस्तान है, खेत में बीज बोने का त्योहार है। यह झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। इन चारों में से एक ऐसा त्योहार है जब खेत में बीज बोते हैं ना, लगभग अप्रैल महीने के आसपास ये त्योहार मनाया जाता है। अप्रैल महीने में जब खेतों में बीज बोया जाता है ना नया, ठीक है, तब इस त्योहार को मनाया जाता है ताकि बीज बोने के बाद जो फसल हो वो अच्छी हो, इसलिए इस त्योहार को मनाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो इस त्योहार का नाम बताइए। और ये झारखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो भाई इस त्योहार का नाम है रोहिणी। रोहिणी त्योहार एक फसल त्योहार है, फसल के बीज बोने का ये एक त्योहार है और ये झारखंड राज्य में मनाया जाता है काफी धूमधाम से। अगला सवाल है, एसएससी सीएचएसएल 2023 के पेपर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है? मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, यानी कि इस कार्यक्रम में जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे, यानी कि जो मानव होंगे, वो अंतरिक्ष तक जाएंगे। तो भाई वो है हमारा गगनयान, जो कि पहले 2026 में लॉन्च होना था। हालांकि एक प्रोटोटाइप 2026 में लॉन्च किया जाएगा बिना किसी इंसान के, यानी कि कुछ रोबोट उसमें बैठ के जाएंगे। और फाइनल जो मिशन लॉन्च किया जाएगा वो 2027 में किया जाएगा। ठीक है, पहले गगनयान वैसे 2024 में ही लॉन्च होना था, लेकिन तैयारियों की कमी की वजह से इसको लॉन्च नहीं किया गया है। ठीक है, फ्रांस की मदद से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा और ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम रहेगा। करंट अफेयर में ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। अगला सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया है। खालिस्तान दे दिया शुरू में ही। 238 के परमाणु भार के साथ आवर्त सारणी का मतलब पीरियोडिक टेबल का सबसे भारी प्राकृतिक यानी कि नेचुरल रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में? तो भाई हैवीएस्ट एलिमेंट होता है हमारा यूरेनियम, जिसका एटॉमिक मास पता है क्या होता है? एटॉमिक मास होता है इसका 238 ग्राम, दे रखा है इसमें 238 ग्राम होता है। ठीक है, हैवीएस्ट एलिमेंट होता है ये। और इसका एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें, पेपर में कई बार पूछा जा सकता है। पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 92 होता है। ठीक है, तो हमारा जो हैवीएस्ट एलिमेंट है वो हमारा यूरेनियम है पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यक को 1986 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? भारत का पहला सर्वोच्च
नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। दूसरा कौन सा है? पद्म विभूषण। तीसरा कौन सा है? पद्म भूषण। चौथा कौन सा है? पद्मश्री। ठीक है, तो किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक को 1986 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है बिरजू महाराज। ठीक है, पंडित ब्रजमोहन मिश्र कहा जाता है इन्हें। लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने से ये प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। कथक कौन से राज्य के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह है उत्तर प्रदेश का। कौन से राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, बिरजू महाराज कथक नर्तक थे जिनको कब 1986 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका दूसरा नाम क्या है? ब्रजमोहन मिश्र। किस नाम से प्रसिद्ध है? बिरजू महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। नर्तक थे ये भारत के बहुत ही बड़े कथक। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की? महात्मा गांधी जी की बात हो रही है और अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की बात हो रही है। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने इस संघ की शुरुआत क्यों करी थी? महात्मा गांधी जी ने इस संघ की शुरुआत करी थी, महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी। ठीक है, कब? 1932। ठीक है, लखनऊ पूना समझौते के बाद 30 सितंबर 1932 को पूना समझौते के बाद गांधी जी ने समाज में अस्पृश्यता को दूर करने के लिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी, अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए। यानी कि पहले क्या होता था, जो हरिजन भाई थे हमारे, मतलब उनको जातिवाद बहुत ज्यादा था। ठीक है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत होता था। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए एक महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ शुरू किया था। ठीक है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। पहले इस संगठन का नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था, जिसे बाद में हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। देखिए 1932 में महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में एक पूना समझौता हुआ था। यह सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पूना समझौता किस किस के बीच में हुआ था? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में। ठीक है, कब हुआ था? 1932 में हुआ था। यह क्यों हुआ था? उस टाइम पर ब्रिटिश सरकार ने हरिजनों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल बना दिया, एक निर्वाचन, उनको एक अलग आरक्षण दे दिया, जिसके तहत हरिजनों को 2 वोट देने का अधिकार हो गया था। गांधी जी इसके खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गए। फिर गांधी जी ने पूना समझौता किया भीमराव अंबेडकर जी के साथ। भीमराव अंबेडकर जी तो इतने समझदार थे, उनका तो कोई टक्कर थी नहीं, वो बात एकदम समझ गए। क्योंकि यहां पर क्या कर रही थी ब्रिटिश सरकार? फूट डाल रही थी, अलग कर रही थी। ठीक है, तो इस वजह से गांधी जी ने उनको समझाया कि हम यहां आजादी की बात कर रहे हैं और भीमराव अंबेडकर जी इस बात को कैसे मान सकते हैं कि अलग निर्वाचन मंडल दे दिया गया, हरिजनों को 2 वोट देने का अधिकार दे दिया गया, उनको आरक्षण दे दिया गया, उनकी सीट अलग कर दी गई। ठीक है, तो फिर गांधी जी ने उनको कहा कि खुद ही हम अलग नहीं हो सकते, हमें एक साथ आजादी की लड़ाई लड़नी है। तो भीमराव अंबेडकर जी ये बात आसानी से समझ गए। 1932 का ये पूना समझौता था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को एक हार्य के नाम से भी जाना जाता है, जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है? यानी कि एक प्रॉपर नृत्य चल रहा है, नर्तक है, डांस कर रहा है, लेकिन एक ही डांस में बीच में कई सारी भूमिकाओं वो निभाता है। ठीक है, और इस नृत्य को एक हार्य के नाम से भी जाना जाता है और बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है भारत का। कौन सा है? भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन से राज्य का? तमिलनाडु का। अगला सवाल है, यह सवाल एसएससी CHSL 2023 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्पागुच्छ खालिस्तान का एक संग्रह है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गल्पागुच्छ लिखी थी, ये क्या है? ये एक ग्रुप है, छोटी छोटी कहानियों का एक ग्रुप है। देखिए, इसमें कुल 95 लघु कथाएं शामिल है, जो उनकी सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से है। यह संग्रह 1927 में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था गल्पागुच्छ। ठीक है, लघु कथाएं थी इसमें बहुत सारी, 95 लघु कथाएं। गल्पागुच्छ कोई एक प्रॉपर किताब नहीं थी जिसमें 95 कहानियां थी, एक संग्रह था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है?
2011 की जनगणना से रिलेटेड चारों ही एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमेशा से पूछे जा चुके हैं, फिर चाहे वो आपका एमटीएस का पेपर हो, सीएचएसएल का हो, या फिर वो आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, या फिर जीडी का एग्जाम हो। तो भाई 2011 की जनगणना का टॉपिक महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। यहां पर पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो भाई सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप था, ठीक है, जिसकी जनसंख्या कुल 64,473 थी 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की लगभग 6,10,577 आबादी थी, ठीक है। तो ये सबसे कम आबादी वाला राज्य है। राज्य की अगर बात करें तो सिक्किम आएगा, ठीक है, कम आबादी में। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप आएगा सबसे कम आबादी के मामले में। अधिक आबादी के मामले में अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 199.5 मिलियन यानी कि 19 करोड़ के आसपास थी। तो यह सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कम आबादी वाला का कौन सा है? सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली भारत का सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश था, जिसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 16,78,794 थी, ठीक है। तो मैंने सबसे अधिक आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश भी आपको बता दिए और सबसे कम आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश भी बता दिए, सबसे अधिक आबादी वाले राज्य और केंद्र शासित सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 5G दूरसंचार तकनीकी किस वर्ष शुरू की गई थी? कुछ लोग तो 2024 या फिर 25 ही लगा के आ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। भारत में 1 अगस्त 2024 को 5G स्पेक्ट्रम नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न की और 5वीं पीढ़ी की दूरसंचार सेवा 1 अक्टूबर 2022 को भारत के पहले 13 शहरों में शुरू की गई। तो भाई 5G सर्विस जो शुरू हुई वो एग्जैक्टली 1 अक्टूबर 2022 में हुई। इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन बी है। कौन कौन से शहरों में शुरू हुई? केवल 13 शहरों में शुरू की गई थी, जिसमें से दिल्ली था, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुरुग्राम, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर, अहमदाबाद, जमशेदपुर और विशाखापट्टनम। इन 13 शहरों में 1 अक्टूबर 2022 को 5G सर्विस शुरू की गई थी। अब तो पूरे भारत में गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। लोकसभा का निश्चित कार्यकाल खालिस्तान वर्षों का होता है, मतलब कितने वर्षों का होता है, और इसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय भंग किया जा सकता है। ये तो आपको पता ही है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा की बैठक को कभी भी भंग किया जा सकता है। तो भाई जब आपके लोकसभा चुनाव होते हैं उसके बाद निश्चित कार्यकाल जो होता है लोकसभा का वो 5 साल का होता है। क्लियर है? कितने साल का होता है? 5 साल का। 5 साल का आपका निश्चित कार्यकाल होता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि इसको बीच में कभी भी भंग कर सकता है। एसएससी एमटीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है खराब पैसा अच्छे पैसे को बाहर कर देता है? ये सवाल अगर आप देखें तो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ लेवल का सवाल है, ठीक है। मैं तो ये कहूंगा यूपीएससी लेवल का सवाल है। बस यूपीएससी में ये पूछ लेगा कि भाई खराब पैसा अच्छे पैसे को बाहर कर देता है, ये नियम किसका है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। जिसका ये नियम है उसके इस नियम के बारे में पूछा जा सकता है यूपीएससी लेवल के एग्जाम में। तो बेहतरीन क्वेश्चन है इकोनॉमिक का। तो भाई खराब पैसा अच्छे पैसे को बाहर कर देता है, ये नियम किसका है? ये नियम है ग्रेशम का। थॉमसन ग्रेशम एक ब्रिटेन के बहुत ही बड़े, बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने एक नियम दिया था, जिन्होंने कहा था खराब पैसा अच्छे पैसे को बाहर कर देता है। मतलब खराब पैसा अच्छे पैसे को प्रचलन से बाहर कर देता है। मान के चलिए करेंसी चल रही है हमारी, 500 के नोट चल रहे हैं, ठीक है फिलहाल। अब 500 के नोट 2016 या फिर 17 में जो भी पुराने नोट बने थे वो चल रहे हैं। अब अचानक से 2025 में आए नोट जो है वो प्रचलन में है, ठीक है। 2025 में नहीं, बिल्कुल एकदम कोरे नोट है, एकदम नए दिख रहे हैं। लेकिन क्या होगा, जो पुराने नोट हैं वो प्रचलन में रहेंगे। लोग क्या करेंगे, लोगों की मेंटेलिटी जो है, जो सालों से करते आए हैं, जो नए नोट है उनको घर में रख लेते हैं कि यार ये नया नोट अच्छा लग रहा है, बहुत ही कोरा है, उसको रख लेंगे अलग, उसको नहीं चलाएंगे। जो पुराने नोट है फटे टूटे नोट है, ठीक है, पुराने हो रहे हैं, भद्दे हो रहे हैं, उनको प्रचलन में रखेंगे, उनको आगे देंगे, उनसे सामान खरीदेंगे। लेकिन जो अच्छे नोट होते हैं उसको नहीं। अगर आपके पर्स में भी मान के चलिए 10 500 के नोट है और उन 10 में से एक नोट सबसे खराब है, ठीक है,
फटा टूटा सा लग रहा है, पुराना हो रखा है, आप उसी नोट से सामान खरीदोगे, बाकी नोट को रख लोगे। तो जो नए नोट होते हैं ना, उनको बाहर कर देते हैं पुराने नोट, प्रचलन से बाहर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लोग घर में रख लेते हैं, बचा के रख लेते हैं नए नोटों को। तो यह है ग्रेशम का नियम। निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? इन चारों में से कौन सी नदी का पुराना नाम विपाशा है? तो भाई एक नदी है हमारी, बीज के नाम से आप जानते होंगे, हिंदी में व्यास नदी इसको कहा जाता है। तो भाई इसी नदी को पहले विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था। ये 4 नदी पंजाब की फेमस नदियां हैं। पंजाब में 5 सबसे फेमस नदियां हैं, इसी वजह से पंजाब का नाम पंजाब है। पंज मतलब 5, आब मतलब पानी। कौन कौन सी 5 नदियां हैं? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और 5वीं कौन सी है? झेलम। कौन सी है? झेलम। तो भाई ये 5 नदियां प्रसिद्ध नदियां हैं पंजाब राज्य की, समझ गए, जो कि पंजाब राज्य में बहती हैं। अगला सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया बेसिक से सवाल है। लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? लवलीना बोरगोहेन एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, ओलंपियन है, ओलंपिक्स में मेडल जीत चुकी है। कौन से खेल से संबंधित है? सवाल ये पूछा जा रहा है। 4 खेल आपके सामने दे रखे हैं, क्या टेबल टेनिस से, शतरंज, बॉक्सिंग या फिर तैराकी? तो भाई लवलीना बोरगोहेन एक बॉक्सिंग प्लेयर है जो कि भारत को 2020 टोक्यो ओलंपिक में मेडल दिला चुकी है। कौन सा मेडल? ब्रोंज मेडल दिला चुकी है। लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। बॉक्सिंग प्लेयर है, बहुत ही प्रसिद्ध। अगला सवाल एसएससी सीजीएल 2023 का सवाल है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता मतलब कि भारत में सभी नागरिकों के साथ या फिर सभी नागरिकों का समान अधिकार है एक तरीके से, या फिर चाहे वो उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी जाति कुछ भी हो, सभी के लिए एक ही कानून होगा। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि जल्द ही पूरे भारत के अंदर ऑफिशियली लागू होगा। तो कौन से अनुच्छेद के अंदर कहा गया है समान नागरिक संहिता के बारे में? अनुच्छेद 44 के अंदर कहा गया है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सरकार को समानता और एकता सुनिश्चित करने के लिए भारत के सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, एक समान व्यक्तिगत कानून जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार बनाने का प्रयास करना चाहिए। मतलब सभी के लिए एक कानून, इसको बोलेंगे समान नागरिकता संहिता। अगला सवाल एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, बिहू दिया गया है, ये तो असम राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गिद्दा दिया गया है, ये एक पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। झूमर दिया है, झूमर झार जैसे ये एक झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। एक लावनी है जो कि महाराष्ट्र, कहाँ का? महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर लावनी है। इस लोक नृत्य में क्या होता है, जो बहुत ही भारी भारी एक्सपेंसिव आभूषण होते हैं सोने चांदी के, उनको पहनकर परफॉर्म किया जाता है इस डांस को, ठीक है। लावनी कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। और ये 3 मैंने आपको बताई दिए हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने आगरा में शीश महल बनवाया था? इन चारों में से किसने आगरा में शीश महल बनवाया? ये तो पता चल गया, फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। अब पूछा जा रहा है कि आगरा में एक शीश महल है, ठीक है, जहां पर बहुत बड़ा स्नानगार भी है, जहां पर पहले ये जो राजा महाराजा होते थे वो स्नान करते थे, ठीक है, शीश महल में। तो इस शीश महल का निर्माण किसने करवाया? तो भाई इस शीश महल का निर्माण करवाने वाला है शाहजहां, ठीक है, जो कि 1628 में गद्दी पर बैठता है और लगभग 1656 तक शायद राज करता है, ठीक है। इसने ताजमहल की जो शुरुआत करवाई थी 1632 से करवाई थी और 1648 में ताजमहल बनके तैयार हो गया था, क्योंकि 1631 में मृत्यु हो गई थी इसकी पत्नी मुमताज महल की।
आगरा के शीश महल का निर्माण 1631 से 1640 के बीच में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा करवाया गया था। यह आगरा किले के अंदर स्थित है और इसे दीवाने खास के नीचे यानी कि मुशम्मन बुर्ज के पश्चिम भाग में पाया जा सकता है। शीश महल जिसे पैलेस ऑफ मिरर्स, शीश महल को क्या कहा जाता है? पैलेस ऑफ मिरर्स भी कहा जाता है। शाही स्नान घर, मैंने आपको बताया था ना, शाही स्नान घर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और इसमें 2 कमरे हैं जिसमें से प्रत्येक में संगमरमर का एक टैंक और फव्वारा है। शीश महल की दीवारों और छतों को छोटे छोटे दर्पणों से सजाया गया है जिससे यह एक शानदार और दृश्य बनाता है। समझ गए? तो शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। कहां पर करवाया था? आगरा में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? यह सवाल शुरू से कवर कराता आ रहा हूं, ठीक है, बस अलग अलग तरीके से इस सवाल को पूछा जा रहा है। पहले सवाल शायद हमारा जनगणना से रिलेटेड था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी? चारों में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी? भाई उत्तर प्रदेश की, लगभग 19 करोड़। ठीक है, कितनी? 19 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश ही कवर करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप भारत का सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले और सबसे कम आबादी पूछ ले तो भाई आप लक्षद्वीप लगा के आओगे। 64,473 इसकी जनसंख्या थी टोटल। अगर राज्य पूछ ले कम आबादी वाला तो सिक्किम लगा के आओगे जिसकी केवल 6,10,000 जनसंख्या थी। अगर दोस्तों जनसंख्या सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य पूछ ले उत्तर प्रदेश, 19.95 करोड़ इसकी जनसंख्या थी। सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो दिल्ली लगा के आओगे जिसकी जनसंख्या 16,78,794 थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला सवाल, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली है, खालिस्तान कहां स्थित है? वन ऑफ द मेजर हब ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी हब जिसको बोला जाता है भारत के अंदर, कहां पर है वो प्रसिद्ध आईटी हब जो कि सिलिकॉन वैली है, किस देश के अंदर है? तो भाई ये है यूएस के अंदर, न्यूयॉर्क, सॉरी नहीं यार, कैलिफोर्निया के अंदर है। कहां पर है? कैलिफोर्निया। जो सिलिकॉन वैली जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आईटी हब बोला जाता है, ठीक है, जो कि जहां पर सबसे विकसित टेक्नोलॉजी का निर्माण होता है, सिलिकॉन वैली, वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, यूएस के कैलिफोर्निया में है। और भारत का सिलिकॉन वैली किसको बोला जाता है? भारत का आईटी हब किसे बोला जाता है? बेंगलुरु को बोला जाता है। ठीक है, बेंगलोर भारत की सिलिकॉन वैली है। ठीक है, अगला सवाल, स्वर्गीय जगजीत सिंह एक लोकप्रिय संगीतकार और खालिस्तान गायक थे। ठीक है, स्वर्गीय जगजीत सिंह एक लोकप्रिय संगीतकार थे और खालिस्तान गायक थे। ये एक गजल के गायक थे। ठीक है, गजल ये गाते थे। क्या गाते थे? गजल। अगला सवाल है, खालिस्तान दे दिया शुरू में ही। इसकी स्थापना 1867 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, इन चारों समाज में से, इन चारों आंदोलनों में से किसकी स्थापना 1867 में हुई थी? और आत्माराम पांडुरंगा और दादोबा पांडुरंगा ने करी थी। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की जो स्थापना करी थी वो दादोबा पांडुरंगा और उनके भाई अमर्त्य आत्माराम पांडुरंग ने करी थी। ये एक हिंदू धर्म सुधार आंदोलन था। ठीक है, हिंदू धर्म सुधार आंदोलन था ये। देखिए ऑप्शन में आर्य समाज है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में की गई थी। सेकंड ऑप्शन प्रार्थना समाज है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंगा द्वारा 1867 में स्थापित की गई थी। तीसरा है तत्बोधिनी सभा। तत्बोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1839 में स्थापित किया गया था, जिसके बाद ये ब्रह्म समाज में ही जाके मिल गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में की गई थी। 1842 में देवेंद्रनाथ टैगोर मिल चुके थे ब्रह्म समाज में और फाइनली 1869 में, कब? 1859 में तत्बोधिनी सभा ब्रह्म सभा में मिल चुका था, इनका विलय हो गया था, क्योंकि दोनों का पर्पस सेम था। हिंदू धर्म सुधार आंदोलन थे दोनों के दोनों। ठीक है,
ब्रह्म समाज में सती प्रथा का विरोध किया गया था। सती प्रथा को भारत में खत्म करने के लिए सबसे बड़ा जो हाथ है राजा राम मोहन राय का ही है, ठीक है। और साथ ही लॉर्ड विलियम बेंटिक है जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, समझ गए। तो भाई सवाल का सही आंसर है प्रार्थना समाज, जो कि एक हिंदू धर्म सुधार समाज था। 1867 में इसकी स्थापना किसने करी थी, मैंने बता दिया, ठीक है। तो भाई ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, चीजें आपने नोट डाउन कर ली होंगी। आज की इस क्लास का भी पीडीएफ वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डेली रात 9 बजे इस क्लास को अटेंड करना मत भूलिएगा। जीके जीएस की टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। तो चलिए गाइस, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।